जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका चाय सीरीज की क्लास नंबर 5 में। आई होप आप इस सीरीज से कंसिस्टेंटली जुड़ रहे हो और कंसिस्टेंटली आप इसके जवाब दे रहे हो और आपको इससे कुछ ना कुछ जरूर फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है कि मध्य पाषाण काल के लोग शिकार के लिए आमतौर पर किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते थे। बच्चों ये क्वेश्चन अगर आपने ये पाषाण काल बिल्कुल पढ़ा भी अगर नहीं है तो भी आप इसको बेसिक ट्रिक से कर सकते हो, कॉमन सेंस से कर सकते हो। समझो जरा कि पहले पैलियोलिथिक था, फिर मीसोलिथिक था, उसके बाद नियोलिथिक था, है ना, उसके बाद फिर मेटल एज आई थी, है ना, उसके बाद फिर जो धातु है, जो मेटल एज है, फिर ये इस्तेमाल हुए थे आपके। ठीक है बच्चों, अब जरा तुम ये समझो कि अगर अभी सिर्फ मीसोलिथिक अगर चल रहा है, अगर अभी मध्य पाषाण अगर चल रहा है तो तलवारें किस तरह से बन सकती हैं? तलवारें नहीं बन सकती। ठीक है, एक ऑप्शन ये एलिमिनेट हुआ। उसके बाद ये जो कैनोन्स हैं, तोपे तो बच्चों एंशिएंट हिस्ट्री में है ही नहीं। एंशिएंट की बात कहां है? मेडाइवल में। लगभग 13 सेंचुरी के आसपास से हमारे पास तोपों का जो है वो प्रमाण है, तो यह भी नहीं होगा और गुलेल ये भी नहीं होगा। तो बच्चों आंसर आपका क्या है? कांटेदार भाले यानी कि बार्ब्ड स्पेयर्स। अब आप यहां से एक चीज और याद रख सकते हो कि अगर मीसोलिथिक है तो मीसोलिथिक में होता क्या था कि इन्होंने ना स्टोन्स को काट काट के और शार्प करके आगे से नोकीले और ये इस तरह के टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे, काइंड ऑफ भाला, है ना, कि भाई अगर कोई इतना बड़ा अगर डंडा है तो उसमें जो सामने है, सामने उसमें धारदार पत्थर को ये लगा दिया करते थे। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इसको आप लोग याद रखोगे। ऐसे ही जो धारदार हथियार थे, जो धारदार पत्थर थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? उसको हम माइक्रोलिथ्स बोलते थे। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जापान से ली गई है? एलिमिनेशन टेक्निक से बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि अगर आपने पॉलिटी अब से पहले बिल्कुल नहीं पढ़ी है, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके 14 क्लासेस हैं पॉलिटी की, सिर्फ पहली क्लास देख लो। उस पहली क्लास से तुम्हें लेवल ऑफ कंटेंट अंडरस्टैंडिंग समझ में आता है तो ठीक है बच्चों, नहीं तो फिर ऑप्शन तो और बहुत सारे हैं। लेकिन मेरे कहने से एक बार वो जरा सीरीज उसको आप एसेस करके देखो, तुम्हें मजा आएगा। ठीक है, ये देखो, तो जापान से क्या लिया गया है? क्या हमें यह चीज याद है कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, हमने पिछली क्लास में भी इसका जिक्र किया था, आर्टिकल नंबर 143, और ये हमने कनाडा से लिया है। ठीक है, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, क्या इसका जो हमने जिक्र है वो कहां किया है? आर्टिकल नंबर 13 में, जब हमने ये बात की थी कि अगर पार्लियामेंट ने कोई अगर ऐसा लॉ बनाया है जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ ठीक नहीं है, असंगत है ना, ऐसे सारे लॉज को शून्य यानी कि नल एंड वॉइड घोषित कर दिया जाएगा। जब जुडिशरी इस तरह से चेक करती है पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ को, दैट इज जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये हमने कहां से लिया? जुडिशरी के लिए याद रखना यूएसए से, और जो हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो हमारी यूके से। तो ये भी आंसर नहीं होगा। इंपीचमेंट, आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 61 आपका इंपीचमेंट है, महाभियोग का तरीका है, यह भी कहां से है? यूएसए से है। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। इसको अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो मेरी क्लासेस को जाके देखना कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा। यहां पे सब कुछ होगा कैसे? कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से। अच्छा, आप लोग मुझे आज कमेंट सेक्शन में यह बताओ कि अगर राइट टू लाइफ, आर्टिकल नंबर 21, अगर राइट टू लाइफ है और जीवन जीने का अगर अधिकार आपका है, तो अगर किसी को अगर फांसी हो जाए, किसी को अगर उम्र कैद हो जाए, तो ये भी क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से ही हो रही है या नहीं हो रही है? तो ये भी किसी आर्टिकल में आएगा या नहीं आएगा? ठीक है बच्चों, नेक्स्ट थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करो, चीजों को सोचा करो। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पब्लिक गुड? बच्चों गुड दो तरह के होंगे, या तो पब्लिक होंगे और या तो फिर प्राइवेट होंगे। जैसे कि मेरे पास अगर मान लो कोई एक्टिवा है तो वो मेरी है भाई, लेकिन अगर कोई ट्रेन है तो वो सबकी है, यानी कि वो पब्लिक है। ठीक है, आवाज ज्यादा आ रही है, यानी कि वो पब्लिक है। ठीक है बच्चों, ध्यान से जरा, इकोनॉमिक्स भी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इकोनॉमिक्स दफ्तर सीरीज में 3 बजे चल रही है, उसकी भी सिर्फ पहली क्लास जाके देख लेना। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप पहली क्लास में जाओ, पहली क्लास देखो, अगर आपको अच्छी फील हो तो उसको आगे कंटिन्यू करो और वो आपको जरूर अच्छी लगेगी। ठीक है, ये देखो जरा, क्लोथ्स आर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड। अब जैसे मान लो ये मेरी पैंट है, शर्ट है, ये सबकी है क्या भाई? नहीं भाई, ये मेरी है, तो ये प्राइवेट हुआ, तो गलत हुआ, है ना। इट कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म, इसे बाजार तंत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। ट्रेन ले लोगे क्या? एयरपोर्ट, कोई बेंच,
सरकारी पार्क की नहीं ले सकते। तीसरा, इसे व्यक्तिगत उपभोक्ता और उत्पादकों के बीच लेन देन द्वारा उपलब्ध कराया जा सकता है, गलत। आमतौर पर सार्वजनिक वस्तुओं के लाभ सभी के लिए उपलब्ध होते हैं, यह बिल्कुल ठीक है। जनरली द बेनिफिट ऑफ पब्लिक गुड्स आर अवेलेबल टू, सबके लिए ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, माना जाता है कि प्राचीन इंडो ब्रह्म नदी समय के साथ 3 प्रमुख जल निकासी प्रणालियों में बट गई थी। इंडियाज मेजर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। चलिए भाई, ठीक है। द गंगा एंड इट्स हिमालयन ट्रिब्यूटरीज रिप्रेजेंट द सेंट्रल ड्रेनेज सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। ये भी गंगा और उसकी हिमालय सहायक नदियां केंद्रीय जल निकासी प्रणाली के का प्रतिनिधित्व करती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा, द वेस्टर्न ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्रा। बच्चों, ब्रह्मपुत्रा तुम मैप में देखो ना, इधर ब्रह्मपुत्रा ऊपर से आ रही है, ऊपर से जब आ रही है तो इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं, यार्लुंगजांगपो, और जब ये इंडिया में अरुणाचल में जब ये एंटर हो रही है योंगया पास से, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं दिहांग, दिबांग, लोहित, सुबानश्री, कामेंग, ये सब है। लेकिन ये वेस्टर्न पे कहां है, ये तो इधर ईस्टर्न पे है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। वेस्टर्न पे हाँ मैं मान लेता, अगर आप इंडस को बोल देते तो बिल्कुल ठीक था, है ना, तो बिल्कुल ठीक था। तो बच्चों ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा सही होगा, डी आंसर हो जाएगा। फिर ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अपनी छत के आकार के साथ सही ढंग से मेल खाता है। ये जो लैटिना है ना बच्चों, ये तो नगारा स्टाइल में होता है, ये नगारा स्टाइल में होता है। और नगारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर में आपने सुना होगा शिखर, ठीक है। शिखर मतलब कि अगर टेंपल इस तरह से है तो इस तरह से चोटी होती है बच्चों। तो जो ये चोटी होती है, ये जो चोटी हमारी इस तरह से होगी, ये कभी भी रेक्टेंगुलर शेप में तो नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, फमसाना स्लैब्स हैं राइजिंग टू अ पॉइंट स्ट्रेट इंक्लाइन, एक बिंदु तक उठते हुए स्लैब जो सीधा ढलान है। ये फमसाना के बारे में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वल्लाभी में होते हैं बच्चों क्या, रेक्टेंगुलर। वल्लाभी में क्या होता है, शेप छत की रेक्टेंगुलर, लेकिन यहां पर इनवर्ट शार्पली यानी कि इस तरह से दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो, ऊर्जा के लिए है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर एनवायरमेंट के और साइंस के क्वेश्चन भी कुछ ऐड किया करो, हमने साइंस के भी ऐड किए हैं। ये देखो, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। सही बात है भाई, बिल्कुल, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, सही बात है। लेकिन ये जरा दूसरा स्टेटमेंट देखो, ऊर्जा को आसानी से नष्ट किया जा सकता है, एनर्जी कैन बी इजिली डिस्ट्रॉयड। तुमने क्या 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास के कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये दूसरा स्टेटमेंट बच्चों गलत हो जाएगा। एनर्जी से मुझे याद आया 10% रूल है एनवायरमेंट में लिंडेमैन का। ये क्या बात करता है कि बच्चों, जैसे कि मान लो शेर ने अगर मान लो हिरन को अगर खाया है, तो शेर ने अगर हिरन को खाया है तो हिरन वाली जो कितनी एनर्जी है जो शेर तक आएगी, वो आएगी मात्र बच्चों कितनी, 10%। बाकी जो 90% है वो ट्रांसफर में वेस्ट हो जाएगी। तो 10% रूल ये बोलता है कि सिर्फ 10% जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन टू अनदर, उसके अलावा जो बाकी है वो बच्चों ट्रांसफर ऑफ प्रोसेस में वो वेस्ट हो जाती है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए, असर्शन और रीजनिंग के लिए इन मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो और मैक्रो में क्या क्या अंतर है। अगर आप सिर्फ एक पूरे जंगल की अगर आप स्टडी कर रहे हो बड़े स्तर पर, तो वो क्या होगी, मैक्रो इकोनॉमिक। और अगर आप खाली एक पेड़ की स्टडी कर रहे हो, कब पत्ते आते हैं, कब फल आते हैं, कब जाते हैं, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक होगी। अगर मैं सिर्फ अपने एक घर की स्टडी कर रहा हूं कि मुझे किस तरह से अपना घर चलाना है, कितनी इनकम आ रही है, कितनी जा रही है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक हुई। लेकिन जब मैं इसको पूरे देश के स्तर पर अगर देखता हूं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक हुई, ठीक है। जब हम देश की नेशनल इनकम, जिस तरह से जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सब जब मैं निकालता हूं बच्चों, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट होता है। आई होप ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो मेरी इकोनॉमिक्स वाली सीरीज में जाके आप लोग जुड़े, ठीक है। ये देखो, मैक्रो इकोनॉमिक में treating a single commodity as representative of all goods allows simplification of aggregate analysis। बच्चों, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, जब तक डिमांड, सप्लाई, एनडीपी, एनएनपी, मैक्रो ये सब अगर नहीं पढ़ोगे तो ये थोड़ा सा कम समझ में आएगा। समष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक वस्तु को सभी वस्तुओं के प्रतिनिधि के रूप में मानने
से समग्र विश्लेषण को सरल बनाने में मदद मिलती है। ठीक है भाई। दूसरा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मुद्रास्फीति यानी कि बच्चों इन्फ्लेशन, ऐसा इसलिए है इन्फ्लेशन की प्रवृत्तियों के दौरान सभी व्यक्तिगत वस्तुएं हमेशा एक जैसा व्यवहार करती है नहीं। एसएससी में, यूपीएससी में 90% ये रूल चल जाता है कि अगर स्टेटमेंट में हमेशा ऑलवेज, ओनली, है ना, जो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं ये हो, तो ये 90% गलत होते हैं। अब यहां पे देखो क्या है बच्चों, यहां पे है बिकॉज ऑल इंडिविजुअल गुड्स ऑलवेज, के हमेशा ही बिहेव करते हैं एक जैसा, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि असर्शन तो ठीक है लेकिन इसकी रीजनिंग गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है बच्चों। 8th क्वेश्चन ये देखो, नोट, अरे ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है, ये तो हमने कर लिया था। ठीक है, आई होप ये तो आपने कर लिया होगा। 9th ये देखो, द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। फ्लोएम में स्थानांतरण ऊर्जा का उपयोग करके किया जा सकता है। ये तो आपने साइंस में बहुत पढ़ा होगा, बहुत बेसिक है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन के काम में आता है। फ्लोएम, फ्लोएम से मैं याद किया करता था कि फूड, यानी कि मेनली जो सुक्रोज होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और जाइलम से वाटर होता है बच्चों। ठीक है, तो द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग इन एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। मटेरियल्स आर ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, यानी कि बच्चों दोनों के दोनों ही ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट हमारा फिर है जनपद से है, जरा याद करो, मगध की जनपद, मगध की जो कैपिटल है वो क्या है, राजगृह है, और बाद में बच्चों क्या हो जाती है, पाटलिपुत्र। बाद में क्या हो जाती है, पाटलिपुत्र। अपना समय बचाएंगे कि चौथे पे डी है, 4th पे डी, यहां नहीं है काटो, यहां नहीं है काटो, यहां नहीं है काटो, 4th पे डी ये रहा। ये क्वेश्चन लाने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि असर्शन और ये कॉलम वाले क्वेश्चन जब तुम देखोगे एग्जाम में तो इनसे घबराओगे नहीं। ठीक है बच्चा। और ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे कि इनमें से सुप्रीम लॉ क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई बात कही है, पार्लियामेंट ने कही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कही है, या प्रेसिडेंट ऑर्डर ने कही है, इस बात का जवाब मैंने अपनी पॉलिटिकल साइंस की पहली क्लास में ही दिया हुआ है। आई होप जिस तरह से आप कुछ 300 350 स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यूअसली कमेंट करते हैं उनको फायदा हो रहा है। ये सीरीज है भी उन्हीं के लिए। मैं जानता हूं कि शुरुआत सब कर देते हैं लेकिन खत्म सब नहीं कर पाते, इसीलिए रेशियो और हर एक प्लेलिस्ट का यही रहता है कि भाई स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट हैं लेकिन बाद में नहीं है। मैं अपनी साइड से अपनी गारंटी ले सकता हूं कि मैं रुकने नहीं वाला। आपका आपके ऊपर है। एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, क्या इनसे आपका फायदा हो रहा है। ऑल ऑफ मी लव्स ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।